हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा उसके कार्यों का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन 2011, 15, 17, 18 और 19 के एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर दिया है मुद्रा वस्तु विनिमय प्रथा की देन है। मुद्रा जो है वस्तु है वो विनिमय प्रथा यानी कि लेन देन प्रथा की देन है। विनिमय मतलब होता है लेन देन, यानी मैं आपको कुछ दूं और आप उसके बदले में मुझे कुछ दें। इसका आगमन उन कठिनाइयों के फलस्वरूप हुआ जिनका अनुभव मनुष्य वस्तुओं ने परस्पर विनिमय में किया। जो इसका आगमन है वो कुछ कठिनाइयाँ हुई, जैसे पहले लोग सामान दिया करते थे और बदले में कोई सामान लिया करते थे। तो कुछ चीज़ें जो मान लीजिए अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदने जाएंगे तो आपको उसके लिए कई बोरियां चावल देनी पड़ेंगी। तो इस समय इस तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई कि कोई अगर 10 ग्राम सोना चाहता है और उसके पास चावल है तो वो कहाँ से उस चावल को देगा, और पता नहीं जो सोना देना चाहता है उसके पास चावल की कमी है कि नहीं है, तो वो चावल लेना चाहेगा कि नहीं। तो इसलिए इस तरह की परेशानियाँ जो हैं पहले जो है कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई पहले के ज़माने में, तब जाके इस मुद्रा का आगमन हुआ। अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थीं। जब प्रारंभिक अवस्था थी, जब मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया, यानी कि जब प्रारंभिक मनुष्य थे आदिमानव काल से, तब उनकी आवश्यकताएं बहुत ही कम थी। उन्हें खाना पीना रहना ही ज़्यादातर रहता था, वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सोचते थे। अतः वस्तु विनिमय की आवश्यकता ही नहीं थी। तब वस्तु विनिमय की आवश्यकता इसीलिए नहीं थी, यानी वस्तुओं की लेन देन की उतनी आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुआ तथा उसकी आवश्यकताएं बढ़ी। जो मनुष्य वो धीरे धीरे विकसित हुआ और उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ न कुछ चाहिए, तो वह समूह समुदाय में रहने लगा। अब वह समूह समुदाय में रहने लगा। अब वह अपनी आवश्यकताएं की सभी वस्तुएं उत्पादित करने या प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता था। जब वो समुदायों में रहने लगा तब वो अपनी आवश्यकताएं की सभी वस्तुएं प्राप्त करने में समर्थ नहीं था, क्योंकि आवश्यकताएं भी बढ़ने लगीं। लोग बहुत सी चीज़ें पसंद करने लगे, लोगों को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो वो कैसे मिलती? वह कुछ वस्तुएं जिनमें विशिष्टता प्राप्त थी। तब वो व्यक्ति जो समुदायों में रहने लगे और विकसित हो गए, तो उन्होंने किसी ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग वस्तुओं में विशिष्टता देखी। जैसे सुनार ने सोने में देखी, लोहार ने लोहे में देखी। तो उन्होंने जिनमें विशिष्टता थी, जिनमें उन्हें विशिष्टता लगी, उन्हें उत्पादित करता और अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को दूसरों को देने लगा। तो उन वस्तुओं को उत्पादित करता, जैसे सुनार सोने को और लोहार लोहे को, किसान अनाज को उत्पादित करता और अपनी आवश्यकताएं से अधिक वस्तुओं को दूसरों को देने लगा तथा बदले में दूसरे से अपनी आवश्यकताएं की अन्य वस्तुएं लेने लगा। इस प्रकार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण ने विनिमय व्यवस्था को जन्म दिया। तो इस प्रकार से विनिमय व्यवस्था यानी लेन देन का जन्म हुआ। अब देखते हैं मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा क्यों आई और कैसे आई? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, देखिए दोस्तों, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो लोगों द्वारा सामान्यतः विनिमय में माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। मुद्रा एक वस्तु है जो लोग सामान्यतः विनिमय यानी लेन देन में स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को चावल चाहिए तो वो पैसा देगा, किसी को चावल बेचना है तो वो पैसा लेगा, किसी को सोना बेचना है तो पैसा लेगा। तो इस तरीके से मुद्रा जो है लेन देन में आ गई, तथा जिसमें वस्तुओं का मूल्य व्यक्त किया जाता है। मुद्रा में जो है वस्तुओं का मूल्य व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे सोना है तो उसे 1 ग्राम 1000 2000 जितना है उसको व्यक्त किया जाएगा। अगर दाल है या चीनी है तो उसको भी जैसे 20 रुपये किलो, 40 रुपये किलो अलग अलग मूल्य में व्यक्त किया जा सकता है। तो मुद्रा की ये अच्छी बात थी कि वो हर एक वस्तु को अलग अलग दामों में व्यक्त कर सकता था। इसलिए मुद्रा में सर्वग्राह्यता एवं क्रय शक्ति का होना आवश्यक है। इसीलिए मुद्रा में जो सर्वग्राह्यता यानी सब लोग उसको ग्रहण करें, एवं क्रय शक्ति यानी उसमें क्रय शक्ति भी होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें उसमें आवश्यक हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति को ही तरलता कहा जाता है। मुद्रा की जो क्रय शक्ति उसी को तरलता यानी लिक्विडिटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि बिना किसी असुविधा तथा हानि की अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करना। मुद्रा की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। दोस्तों, मुद्रा की क्रय शक्ति को ही तरलता कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना किसी असुविधा, यानी कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करना। दोस्तों, अगर किसी भी वस्तु को क्रय करना है, विक्रय करना है, तो किसी भी प्रकार की असुविधा तथा हानि नहीं होनी चाहिए मुद्रा की वजह से, तथा सेवाओं का क्रय करना। मुद्रा की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। मुद्रा की जो परिभाषा है उनमें अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये तो अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वानों ने मुद्रा की सामान्य स्वीकृति को आधार मानकर मुद्रा को परिभाषित किया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की दी गई परिभाषा को निम्न 3 वर्गों में व्यक्त किया जा सकता है।
दोस्तों बहुत से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग परिभाषाएं जो मुद्रा की हैं वो दी। तो उसमें कुछ जो है सामान्य स्वीकृति के आधार पर दे दी और कुछ लोगों ने विशिष्ट स्वीकृति यानी विशिष्ट तरीके से एक मुद्रा को परिभाषित किया। तो उसमें पहला हम देखते हैं सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं क्या हैं। इस वर्ग की परिभाषाएं मुद्रा की सर्वग्राह्यता गुण पर बल देती हैं, यानी जो सब ग्रहण कर सकें, सब लेन देन बराबरी से उसका कर सकें। इस वर्ग की परिभाषाओं में मार्शल, रॉबर्टसन, सेलिगमैन, एली आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं आती हैं। मार्शल मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो वस्तु तथा सीमाओं का भुगतान करके तथा खर्च करने में निसंकोच स्वीकार की जाती हैं। जो मार्शल मुद्रा के अंतर्गत वे सभी आती हैं, जो मार्शल कहते हैं कि उनके मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो वस्तु सीमाओं का भुगतान करके तथा खर्च करने में निसंकोच स्वीकार की जाती हैं, यानी वो किसी भी काम को किया जाए तो उसमें उसको निसंकोच स्वीकार किया जाए। अब देखते हैं रॉबर्टसन क्या कहते हैं। रॉबर्टसन मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के लिए भुगतान या अन्य प्रकार के व्यापारिक दायित्व के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। रॉबर्टसन ये कहते हैं। सेलिगमैन क्या कहते हैं। सेलिगमैन कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। दोस्तों सेलिगमैन देखिए क्या कहते हैं, जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, यानी जिसे सब लोग मानते हैं कि ये मुद्रा है। एली क्या कहते हैं, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। यानी एली कहते हैं कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता यानी कि सब लोग उसे ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हैं वैधानिक मान्यता पर आधारित प्रथा। ये थे कि ये जो थी वो सामान्य स्वीकृति पर आधारित थी, जो कि हमको समझ में आ ही रही हैं कि ये सामान्य स्वीकृति है, सब लोग मान लेते हैं, जो उसी को मुद्रा कहा जाएगा। तो ये सामान्य स्वीकृति के आधारित पर परिभाषाएं थी। अब दूसरा है वैधानिक मान्यता पर आधारित परिभाषाएं। इस मत के समर्थक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि किसी भी देश में वही मुद्रा मानी जा सकती है जिसे सरकार ने मुद्रा घोषित किया हो। किसी भी वस्तु की मुद्रा होने के लिए वैधानिक मान्यता आवश्यक है। इस मत के प्रतिपादक जर्मनी के प्रोफेसर नैप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हार्ट्रे हैं। दोस्तों वैधानिक मान्यता पर आधारित परिभाषाओं पे लोग कहते हैं कि जो सरकार घोषित कर दे कि ये मुद्रा है उसी को मुद्रा माना जाएगा और किसी को मुद्रा नहीं माना जाएगा। तो ये भी परिभाषा अपने आप में अच्छी है। जैसे ये आधुनिकता आई, मतलब सब लोग डेवलप होने लगे, तो धीरे धीरे सरकार जो बोल देती है वही मुद्रा माना जाता है। लेकिन एक प्रकार की मुद्रा ये भी है, कौन सी मुद्रा, सामान्य स्वीकृति पर आधारित मुद्रा जो है वो सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाओं में ये भी एक मुद्रा मानी जा सकती है। जो सभी लोग मानते हैं कि ये मुद्रा है वो मुद्रा बन जाती है। उसी प्रकार से ये वैधानिक मान्यता पर आधारित परिभाषाएं जो आजकल प्रचलित हैं, जो आजकल मानी जाती हैं कि वैधानिक मान्यता पर जो भी सरकार बोल देगी कि ये मुद्रा जो है वो मुद्रा है, देश की यही मुद्रा होगी, जैसे सोना मुद्रा होगी या कागज़ का नोट मुद्रा होगा। लेकिन अगर हर एक कागज़ का नोट मुद्रा नहीं होता, उसी तरह वैधानिक मान्यता जिस नोट को प्राप्त है वह मुद्रा होगी। तो ये जर्मनी के प्रोफेसर नैप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हार्ट्रे कहते हैं। नैप कहते हैं कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा बन जाती है। नैप का यह कथन है कि कोई भी वस्तु जो राज्य का सरकार जो है उसने बोल दिया कि ये मुद्रा घोषित कर दी तो वो मुद्रा बन जाती है। अब हार्ट्रे क्या कहते हैं, मुद्रा को विधिग्राह्य स्वीकार करने के साथ ही उसे लेखे का इकाई भी माना है। मुद्रा को हार्ट्रे ने जो है वो विधिग्राह्य, जो विधि से ग्रहण करने योग्य हो, यानी विधि विधान यानी वैधानिक मान्यता पर आधारित हो, साथ ही उसे लेखे की इकाई भी माना है जिसमें सभी प्रकार की कीमतों का हिसाब रखा जा सके। इसे लेखे की इकाई भी माना है जिसमें सभी प्रकार की कीमतों का हिसाब रखा जा सके। वर्तमान की मुद्रा के चयन को दृष्टि में रखते हुए नैप की परिभाषा उचित प्रतीत होती है, क्योंकि आजकल मुद्रा का चलन सरकार का ही दायित्व है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नैप की जो परिभाषा है वो उचित प्रतीत होती है। और हम सभी जानते हैं कि जो सरकार बोल देती है कि ये नोट जो है वो चलेगा, वही चलता है, उसी को मुद्रा का चलन सरकार का ही दायित्व है, यानी मुद्रा को सरकार ही चलाती है। अब तीसरा चलते हैं, देखते हैं मुद्रा द्वारा संपादित कार्यों पर आधारित परिभाषाएं। इस वर्ग में वे परिभाषाएं आती हैं जो मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती हैं। कालपूर्ण, इसमें कालपूर्ण की परिभाषा है, मुद्रा वह है जो मूल्यांकन तथा भुगतान का माध्यम हो। दोस्तों ये जो कहती है किसी भी वस्तु का मूल्यांकन कर सके वो मुद्रा है और भुगतान कर सके, तो ये परिभाषा कालपूर्ण ने दी थी। हार्टले विदर्स क्या कहते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये काफ़ी इजी सा लग रहा है लेकिन ये सही भी है, क्योंकि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी जो पैसा वह है जो पैसा का कार्य करे, यानी कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करेगी यानी विनिमय का कार्य करेगी, किसी भी वस्तु को लेन देन में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वही मुद्रा है। इस तरह से निष्कर्ष इसका हम देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। ऊपर की सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद स्पष्टतया उपरोक्त सभी परिभाषाएं संतोषजनक नहीं है, यानी कि ऊपर की सभी परिभाषाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। उचित परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुद्रा के सभी कार्यों पर प्रकाश पड़े।
उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं वो अर्थशास्त्रियों ने जब उनके समय की जो परेशानी रही होगी उसके अनुसार से उस परिभाषा को दिया होगा, लेकिन जो उचित परिभाषा है उसमें मुद्रा के सभी कार्यों पर प्रकाश पड़ना चाहिए तथा उसकी आधारभूत विशेषताओं का भी उल्लेख हो। इस दृष्टिकोण से प्रोफेसर काउथर का उत्तर की परिभाषा अधिक उपयुक्त है। जो प्रोफेसर काउथर है उनका जो परिभाषा है वो अधिक उपयुक्त है, जिनके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम तथा ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। और प्रोफेसर काउथर के अनुसार देखते हैं जो परिभाषा है, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम तथा ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा जो मूल्य के मापक या संचक के आधार का कार्य करती है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि मुद्रा की परिभाषा जो है उचित परिभाषा वो प्रोफेसर काउथर ने दी, और जो है मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम तथा ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा जो मूल्य के मापक या संचक के आधार पर कार्य करती है। तो ये हो गया निष्कर्ष। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मुद्रा द्वारा संपादित होने वाले कार्यों को। तो मुद्रा द्वारा संपादित होने वाले कार्यों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है प्रारंभिक कार्य। अब तो हमने पढ़ लिया कि मुद्रा की परिभाषा क्या थी, उसमें किस किस अर्थशास्त्रियों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, और उसके बाद हमने इसका निष्कर्ष भी पढ़ लिया कि सभी संतोषजनक नहीं है, और संतोषजनक परिभाषा यानी कि जो संतोषजनक परिभाषा होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जिसमें मुद्रा के सभी कार्यों पर प्रकाश पड़े। मुद्रा के सभी कार्यों पर प्रकाश पड़ने के लिए प्रोफेसर काउथर ने एक उचित परिभाषा दी जो अधिक उपयुक्त है, जिनके अनुसार जो परिभाषा वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मुद्रा द्वारा संपादित होने वाले कार्य। तो मुद्रा द्वारा संपादित होने वाले कार्यों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक कार्य। ऐसे कार्य जो प्रत्येक स्थान, प्रत्येक समय तथा प्रत्येक अवस्था में मुद्रा द्वारा संपादित किए जाते हैं प्रारंभिक या आधारभूत कार्य कहे जाते हैं। मुद्रा के प्रारंभिक कार्य 2 हैं। तो दोस्तों मुद्रा द्वारा संपादित होने वाले कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्रारंभिक कार्य। और प्रारंभिक कार्य में जो कार्य हैं वो हैं जो मुद्रा द्वारा संपादित किए जाते हैं वो प्रारंभिक कार्य कहलाते हैं। अब इनमें हम देखते हैं विनिमय का माध्यम जो है। प्रारंभिक कार्य में भी एक कार्य जो है वो विनिमय का माध्यम है। तो विनिमय का माध्यम जो होता है उसका पढ़ लेते हैं क्या है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण है। मुद्रा में जो है सामान्य स्वीकृति का गुण है। प्रत्येक व्यक्ति इसे स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है इसे स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। ये हम सभी जानते हैं कि सब चाहते हैं कि हमारे पास मुद्रा हो। वर्तमान में जितना लेन देन होता है उसका भुगतान अधिकतर मुद्रा के द्वारा होता है। दोस्तों आज के ज़माने में जितना भी लेन देन होता है वो मुद्रा के द्वारा ही होता है। इस उत्पादन द्वारा थोक विक्रेता को माल बेचा जाता है, बदले में मुद्रा प्राप्त की जाती है। तो इसके अनुसार जो उत्पादक है उसके द्वारा थोक विक्रेता को माल बेचा जाता है, बदले में मुद्रा प्राप्त की जाती है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को सामान बेचता है, बदले में मुद्रा प्राप्त करता है, तथा फुटकर व्यापारी ग्राहक को मुद्रा के बदले में सामान देता है। इस प्रकार समाज के सभी क्रेता विक्रेता, उपभोक्ता, व्यापारी तथा सेवक मालिकों के बीच मुद्रा एक ऐसी कड़ी है जो प्रत्येक वर्ग को प्रतिफल दिलाने में सहायक होती है। प्रतिफल यानी जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका वो फल पा जाता है मुद्रा के माध्यम से। इस प्रकार वस्तु विनिमय को क्रय तथा विक्रय के रूप में विभक्त करके मुद्रा ने विनिमय को सुगम बना दिया है। जो मुद्रा ने है वो विनिमय को बहुत ही आसान बना दिया है, सुगम बना दिया है, क्योंकि अब कोई भी काम करना हो तो हम मुद्रा को लेकर जाएंगे। अगर हमारे पास मुद्रा है तभी वो काम होगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में मुद्रा नहीं होती थी तो वो कोई ना कोई वस्तु लेकर जाते थे। जो अगर वस्तु उस अगले आदमी को उस वस्तु की ज़रूरत नहीं है तो वो इस आदमी को ज़रूरत है वो देता नहीं था। मान लीजिए किसी को चावल की ज़रूरत है और वो गेहूँ लेकर जाता है कि मुझे चावल दे दो और गेहूँ ले लो, लेकिन उसके पास गेहूँ पड़ा है तो वो गेहूँ नहीं लेगा। वो कहेगा मुझे कुछ ऐसा दो जो मेरे काम का हो। तो अब वो कहाँ से ऐसी वस्तु लाएगा। इसलिए जब मुद्रा आ गई तो मुद्रा ने सभी परेशानियों का हल कर दिया। तो ये था मुद्रा का प्रारंभिक कार्य, जिनमें कि हमने विनिमय का माध्यम देखा। अब हम देखते हैं मूल्य मापक। मूल्य मापक में समाज में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में नापा जा सकता है। बिना मापक के किसी प्रकार का भी विनिमय संबंधी कार्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी वस्तु को क्रय करने के पूर्व ही क्रेता उसका मूल्य ज्ञात करना चाहता है। इस मूल्य को मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है। अतः मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य मूल्य मापन का है। मूल्य मापन यानी किसी वस्तु का मूल्य कितना है।
दोस्तों अगर आप किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि इसका मूल्य कितना है। तो जो मुद्रा है मतलब कितने रुपए की ये वस्तु है, तो ये रुपया जो है वो क्या है, मुद्रा है। और ये क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु का मूल्य का मापन कर रहा है कि यह कितनी मूल्यवान है, इसका दाम कितना है। तो मुद्रा का जो दूसरा कार्य है वो है मूल्य मापक। तो अब देखते हैं दूसरा कार्य सहायक कार्य। तो पहले प्राथमिक कार्य में का जो है दूसरा कार्य था प्राथमिक कार्य जो है, प्रारंभिक कार्य जो है उनमें विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक था। अब हम देखते हैं दूसरा सहायक कार्य। अब सहायक कार्य में यह कार्य प्रारंभिक कार्य से कम महत्वपूर्ण होते हैं। जो सहायक कार्य होते हैं मूल रूप से मुद्रा द्वारा प्रारंभिक कार्य ही किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सहायक कार्य करते हैं। मुद्रा के सहायक कार्य निम्न है। मुद्रा के जो सहायक कार्य हैं वो निम्न है। पहला, मूल्य का संचय। मुद्रा के प्रचलन के पहले मनुष्य के सामने यह प्रमुख समस्या थी कि अपनी उपयोग से अधिक उत्पादन को भविष्य के लिए किस प्रकार संचित बचत करें। वस्तु के रूप में संचित करना संभव नहीं था। इसका प्रमुख कारण था वस्तु का अनुपयोगी हो जाना। मुद्रा में क्रय शक्ति होती है, इसलिए मुद्रा के रूप में वस्तु का संचय किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक कार्य में जो है यह कार्य प्रारंभिक कार्य से कम महत्वपूर्ण होते हैं। मूल रूप से मुद्रा द्वारा प्रारंभिक कार्य ही किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सहायक कार्य करते हैं। मुद्रा के सहायक कार्य निम्न है। ये जो सहायक कार्य है उसमें मूल्य का संचयन। अगर मान लीजिए आपके पास गेहूं बहुत ज़्यादा है जिसको आप संचय करेंगे कुछ सालों के लिए, तो वो खराब होने की संभावना रहती है। तो लोग क्या करते हैं, उसे बेचकर अपनी आवश्यकता अनुसार रख देते हैं, और जो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा बचता है उसे बेचकर मुद्रा ले लेते हैं, जिसको संचय करना लंबे समय तक संचय किया जा सकता है, यानी लंबे समय तक रुपये पैसे को रखा जा सकता है, लेकिन जो अनाज है उसको नहीं रखा जा सकता है। इसलिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग वस्तुएं जो है वह संचय करने की समस्या है, जो कि दूसरों के लिए ज़रूरतमंद है। मान लीजिए आपके पास गेहूँ है, वो किसी न किसी के लिए ज़रूरतमंद है, उसके पास पैसा है। तो इस नज़र से आप देखें तो मूल्य का संचयन जो है वो मुद्रा बहुत अच्छी तरह से करता है। अब आगे देखते हैं भावी भुगतान का आधार। आधुनिक अर्थव्यवस्था का अधिकांश कार्य साख पर आधारित है। साख यानी लोन पर आधारित है, क्रेडिट पर आधारित है। साख से तात्पर्य है उधार लेन देन के माध्यम से क्रय विक्रय करना। जो साख का तात्पर्य यहाँ पे दे ही दिया है कि उधार लेन देन के माध्यम से क्रय विक्रय करना, यानी कि उधार पैसे लेकर कुछ खरीद लो, उसे बेचकर वो उधार पैसा दे दो, इस तरीके से क्रय विक्रय करना। उधार लेन देन की क्रिया मौद्रिक जगत में ही संभव है। अगर उधार लेना है आपको तो क्या लेंगे, अगर मुद्रा नहीं रहेगा तो आप क्या लेंगे। मान लीजिए किसी से गेहूँ, आटा, चावल, किसके पास क्या रहेगा, क्या लेंगे। मान लीजिए अगर आपको कोई भी धंधा करना है, कोई भी बिजनेस करना है, लोन लेना है, तो आप क्या कहते हैं, आपको पैसा चाहिए, जो कि सर्वग्राह्यता प्राप्त है, सब कोई उसको ले सकता है, सब लेने के लिए तत्पर है। लेकिन अगर मुद्रा नहीं होता तो भावी भुगतान का आधार नहीं होता, क्योंकि लोग क्या उधार लेते हैं और क्या चुकता करते हैं। लेकिन अब मुद्रा होने से आपको मुद्रा ही उधार लेनी है, जो कि मौद्रिक जगत में इसीलिए लिखा है कि मौद्रिक जगत में संभव है। उधार देते समय ब्याज की दर तथा भुगतान की शर्तें मुद्रा में ही निश्चित कर दी जाती हैं, जिससे अन्नदाता एवं प्राप्त करना दोनों को निश्चिंतता रहती है। यहाँ पे जो उधार देते समय मुद्रा होती है उसका ब्याज जो है वो भी मुद्रा के रूप में रहता है। भुगतान की शर्तें जो हैं वो भी मुद्रा के रूप में निश्चित कर दी जाती हैं, जिससे जो अन्न देता है एवं प्राप्त करता है, जो देता है और जो प्राप्त करता है, जो देने वाला है और प्राप्त करने वाला, दोनों को निश्चिंतता बनी रहती है कि इस भाई साहब ने मुझसे इतना रुपया उधार लिया है और उनके इस ब्याज के दर से मुझे इतना रुपया देना होगा। तो ये इतने रुपये की बात है तो रुपये दे देता, लेकिन अगर ये गेहूँ चावल की बात होती है तो ये मुश्किल हो जाता था। इसलिए भावी भुगतान का आधार जो है मुद्रा का सेकेंडरी कार्य में एक अच्छा उदाहरण है। अब मूल्य का हस्तांतरण देखते हैं। तीसरा जो है वो सेकेंडरी यानी कि देख लेते हैं हम सहायक कार्यों में जो तीसरा है वो मूल्य का हस्तांतरण है। मुद्रा के माध्यम से मूल्यों का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक हाथ से दूसरे हाथ को किया जा सकता है। मौद्रिक व्यवस्था में मूल्यों का हस्तांतरण संभव नहीं है। दोस्तों अब देख सकते हैं कि मौद्रिक व्यवस्था में कोई भी वस्तु है या कोई मान लीजिए ज़मीन है, आपके पास ज़मीन है, उसको आप चाहते हैं कि किसी और को देना, तो वो कहाँ से आप दे सकते हैं, जबकि आप उसको मुद्रा के रूप में उसे दे सकते हैं। ज़मीन को ज़मीन के बदले में नहीं दे सकते। अगर आपको यहाँ पे ज़मीन चाहिए, कहीं पे भी ज़मीन चाहिए, उसके लिए आपको पैसा देना होगा और उस पैसे को वो आदमी लेगा और उसको कहीं और ज़मीन चाहिए वहाँ पे लेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप मेरी ज़मीन यहाँ की ले लीजिए, मैं आपकी ज़मीन वहाँ की ले लेता हूँ, तो हो सकता है आपको उसकी ज़मीन पसंद हो लेकिन उसकी ज़मीन आपको ना पसंद आए, उसको कहीं और ज़मीन पसंद आए, या कोई भी वस्तु हो वो उसको कहीं और पसंद आए, कोई और चीज़ हो,
जिसके लिए मूल्य का हस्तांतरण हो जाता है। मान लीजिए आपको चावल इस दुकान का पसंद है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस दुकान का चावल और उस दुकान का चावल बदला हो जाए, तो नहीं होगा, लेकिन पैसा जो है वो बदला जा सकता है। इस तरीके से मूल्य का हस्तांतरण जो है मुद्रा करता है अच्छे तरीके से। अब तीसरा जो है वो आकस्मिक कार्य दिया गया है, जो कि प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के 4 आकस्मिक कार्यों का उल्लेख किया है। इसको हम देख लेते हैं। तो उसमें जो पहला कार्य है वो है साख का आधार। वर्तमान में साख व्यावसायिक प्रगति का आधार स्तंभ है। साख का आधार मुद्रा है। मुद्रा के ही आधार पर साख पत्रों का सृजन किया जाता है। मुद्रा वह आधार है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति की साख का आकलन किया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि साख का आधार जो है मुद्रा किस प्रकार से, हम पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि उधार लेन देन में ये साख का आधार दिया गया कि वर्तमान में साख व्यावसायिक प्रगति का आधार स्तंभ है। व्यावसायिक प्रगति आपको चाहिए, यानी आपको अपने धंधे में प्रगति चाहिए, तो साख का आधार मुद्रा, यानी आपको किसी भी वस्तु को लोन लेना है तो वो क्या है, मुद्रा है। किसी भी वस्तु का साख चाहिए तो वो मुद्रा है। तो साख पत्रों का जो सृजन किया जाता है वो मुद्रा में उसका आधार होता है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति की साख का आकलन किया जाता है। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, आय का वितरण। किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें पूंजी, श्रम, साहस का सहयोग होता है, अतः प्रत्येक वर्ग को उसके सहयोग का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। मुद्रा में न केवल समस्त राष्ट्र का आय का अनुमान लगाया जा सकता है, बल्कि प्रत्येक वर्ग को उसके योगदान के अनुपात में भुगतान भी मुद्रा में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, उसे आप मजदूर जो है वो किसी किसान के खेत में काम कर रहा है। अब किसान पहले क्या करते थे, उसको कुछ चावल दे देते थे, जो अनाज उगता था वो दे देते थे, लेकिन उसको उस अनाज की ज़रूरत नहीं है, तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से वो लेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा आधार जो था वो क्या था, मुद्रा। अगर मुद्रा रहेगी उसके हाथ में, कोई गया किसान के खेत में काम करके चला आया और वहाँ का चावल जो अनाज है वो लेने की बजाय उससे मुद्रा ले लिया, तो वो कहीं पे उसे खर्च कर सकता है, क्योंकि वो हर जगह सर्वग्राहता है। तो इसलिए यह कह रहा है कि आय का वितरण जो है वो मुद्रा के लिए अच्छा है, यानी मुद्रा जो है आय के वितरण को सहज बना देता है। और मुद्रा के रूप में ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय आय कितना है। अब आगे देखते हैं संपत्ति की तरलता। मुद्रा सबसे तरल संपत्ति है। मुद्रा के रूप में धन एवं संपत्तियों को रखा जाता है। इसके कारण पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता में वृद्धि होती है। भूमि, मकान, मशीन आदि स्थित संपत्तियों को मुद्रा के रूप में परिवर्तित करके उन्हें तरल रूप प्रदान कर सकते हैं। संपत्ति की जो तरलता है, यानी जो धन दौलत है उसकी तरलता कैसे होगी, उसको हम कैसे लेन देन में यूज करेंगे। तो यदि हम उसे मुद्रा में बदल दें तो उसका लेन देन ईजी हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, कोई गहने हैं, बहुत सारे गहने हैं, या छोटा मोटा ही गहना है, कोई बर्तन है, कोई फ्लैट है, कोई गाड़ी है, उसको आप तरल करना चाहते हैं, यानी उसको आप यूज में लाना चाहते हैं। तो अगर आप उसको यूज में लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो उसे मुद्रा है। अगर आप उसे बेच दें और उसके बदले में मुद्रा ले लें तो वो तरल हो जाएगा। तो मुद्रा सबसे तरल संपत्ति है, ये इसका कहीं भी लेन देन किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो संपत्तियाँ हैं उनका तुरंत लेन देन नहीं किया जा सकता है, उनका लेन देन मुद्रा में बदल के ही किया जा सकता है। तो मुद्रा जो है वो संपत्ति की तरलता के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना अगला देख लेते हैं। मुद्रा के द्वारा ही पूंजी को ऐसे विनियोग में हस्तांतरित किया जा सकता है जहां उसकी उत्पादकता तुलनात्मक रूप से अधिक हो। इससे पूंजी की गतिशीलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। आपको अपनी पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना है तो आपको मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि किसी और चीज़ की। तो इसलिए पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे देख लेते हैं इसका निष्कर्ष, जो कि मुद्रा के कार्य थे, इनके निष्कर्ष क्या हैं। वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, और ये प्रश्न का उत्तर पढ़ने के बाद आपको समझ में ही आ गया होगा कि वर्तमान जो समय उसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा के बिना सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन की सुचारू रूप से चलने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जो हमारा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन है उसको अच्छे ढंग से चलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती मुद्रा के बिना। इसलिए मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। यहाँ पे दोस्तों वह श्रेय लिखा गया है, ये गलती से टाइपिंग हो गई है तो उसको आप ध्यान नहीं दें। यहाँ पे क्या कहते हैं मार्शल, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। तो ये बात सच भी है कि सारा जो अर्थविज्ञान यानी अर्थशास्त्र का खेल है वो मुद्रा पे ही टिका है, पैसे, धन दौलत पे ही टिका है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अपने आप इसे अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।